कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब सेफ होंगे। तो बच्चों, टुडे आई हैव ब्रॉट द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द ऑसिलेशन विच इज़ द पार्ट नंबर 3। ओके, सो बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए कंटिन्यू करने जा रहा हूँ एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड ऑफ SHM। सो सबसे पहले वी विल सी व्हाट इज़ एम्पलीट्यूड। ऑलरेडी यू हैव सीन दैट कि एम्पलीट्यूड क्या होता है। इट इज़ द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल विच इज़ परफॉर्मिंग SHM। पार्टिकल जो SHM परफॉर्म कर रहा है उसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजिशन। ओके, so here the definition is the maximum displacement of particle performing SHM from its mean position, it is called amplitude of SHM। okay, so amplitude को हमेशा हम लोग मीटर में मेजर करते हैं। SI यूनिट इज मीटर। ओके, सो सपोज एक पेंडुलम है, पेंडुलम भी परफॉर्म कर रहा है SHM। ओके, ठीक है, तो इसका मोशन ऐसा रहेगा, यहाँ लाइक दिस। ओके, सो स्विंग करेगा पेंडुलम। ओके, सो ओके, व्हेन इट विल बी एट अ रेस्ट, तो ये उसका मीन पोजीशन हो जाएगा, मीन पोजीशन, करेक्ट, जब वो रेस्ट पे होगा। सो व्हेन वी विल डिस्प्लेस इट ऑन आइदर साइड, किसी भी तरह अगर आप उसको डिस्प्लेस करोगे, एक फोर्स लगा के उसको छोड़ दोगे, रिलीव करोगे, ठीक है, उसको रिलीव कर दोगे, सो इट विल परफॉर्म स्विंग मोशन। ठीक है, सो स्विंग मोशन परफॉर्म करेगा। वाइल परफॉर्मिंग स्विंग मोशन इट विल ऑलवेज पास थ्रू द मीन पोजीशन, क्योंकि देखो अगर आपने उसको यहाँ पे खींचा, छोड़ दिया, गया, फिर यहाँ जाएगा, फिर आएगा, फिर यहाँ। सो मीन पोजीशन से वो आइदर साइड किसी तरफ भी जितना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट वो ट्रैवल करेगा उसको ही हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं। तो ये डिस्टेंस हो जाएगा एम्पलीट्यूड, दिस डिस्टेंस, या इस तरफ ले लो या उस तरफ ले लो, ठीक। सो दैट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। नाउ विल टॉक अबाउट पीरियड। पीरियड क्या होता है? इट इज़ जो अपने आप को रिपीट करता है, ठीक है, पार्टिकल जो मोशन अपने आप को रिपीट करता है आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज कॉल्ड द टाइम पीरियड ऑफ दैट पार्टिकल। सो यहाँ पे लिखा है द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल विच इज परफॉर्मिंग SHM टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज नोन एज द टाइम पीरियड ऑफ द SHM। ठीक, सो टाइम टेकन बाय द पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, इट इज कॉल्ड पीरियड ऑफ SHM। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आज शाम को इवनिंग के 6 बज रहे हैं, सो कल शाम को फिर 6 बजेंगे एग्जैक्टली आफ्टर 24 आवर्स। तो ये 24 आवर्स क्या हो जाएगा? टाइम पीरियड। ठीक है, पूरा आपने देखा है कि टाइम पीरियड, अगर मैं बोलूँगा टाइम पीरियड ऑफ एक पूरे दिन का टाइम पीरियड कितना होता है, तो आप बोलोगे सर 24 आवर्स, क्योंकि 24 आवर्स के बाद फिर से एग्जैक्टली सेम टाइम आ जाता है। ठीक है, सो सब टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ 24 आवर्स, टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ को रिवॉल्व करने में कितना टाइम लगता है? 365 और 366, कुछ भी एक हो सकता है, दैट विल बी द टाइम पीरियड जो कि फिक्स होता है। नाउ फ्रीक्वेंसी ऑफ SHM क्या होता है? फ्रीक्वेंसी मतलब कितनी बार, हाउ मेनी टाइम्स। सो फ्रीक्वेंसी मतलब होता है कि सपोज आपने एक पेंडुलम को वाइब्रेट करा दिया, वो स्विंग करेगा, तो पर यूनिट टाइम में वो कितनी बार वाइब्रेट कर रहा है या ऑसिलेट कर रहा है, उसी को हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। सो द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस परफॉर्म्ड बाय अ पार्टिकल विच इज़ परफॉर्मिंग SHM, ठीक है, पर यूनिट टाइम इज़ नोन एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ SHM। वो एक यूनिट टाइम में कितनी बार वाइब्रेट होगा? वो 20 बार भी वाइब्रेट हो सकता है, 30 बार भी वाइब्रेट हो सकता है। ठीक है, अगर वो 20 टाइम्स पर यूनिट टाइम वाइब्रेट हो रहा है तो फ्रीक्वेंसी विल बी 20 हर्ट्ज। SI यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है हर्ट्ज। तो इसका जो SI यूनिट होता है बच्चों वो होता है हर्ट्ज। पीरियड का SI यूनिट क्या होता है? वो सेकेंड्स में होता है। ठीक, सेकेंड, ये हो गया। नाउ वी विल सी वन फॉर्मूला। टाइम पीरियड के लिए एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, वो फॉर्मूला क्या होता है? टाइम पीरियड इक्वल टू होता है 2π √m/k। ठीक, दिस इज द फॉर्मूला फॉर टाइम पीरियड, 2π √m/k, where m is what? m is what? मास, सॉरी मास नहीं, फोर्स पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट, फोर्स पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट, वेयर k इज व्हाट? आपको पता है फोर्स कांस्टेंट होता है, ठीक, इलास्टिक प्रॉपर्टी होता है ये, पीछे आपने देखा था, मैंने आपको समझाया था फोर्स कांस्टेंट में ये क्या होता है। दिस इज अ फोर्स, ये इलास्टिक प्रॉपर्टी होता है ऑफ स्प्रिंग। सो k इज अ फोर्स कांस्टेंट, आपने देखा। नाउ सो टाइम पीरियड इक्वल टू व्हाट? 2π √m/k। सो फ्रीक्वेंसी क्या होगा? फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड,
ठीक है, एक ऑसिलेशन को कंप्लीट है ना, नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर यूनिट टाइम, ठीक है, तो हम लोग ने एक लिया तो 1/t। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, इट इज़ अ रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। सो अगेन हम लोग इसको रेसिप्रोकेट कर देंगे, सो दिस विल बिकम 1/2π √k/m, ये हो जाएगा फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये फॉर्मूले बनते हैं इससे। ओके स्टूडेंट्स, सो द नेक्स्ट टॉपिक इज geographical representation of SHM, and here we will see particle executing SHM means वो perform कर रहा है SHM which is starting from the mean position and it is directing towards the positive। ठीक, so particle executing SHM starting from mean position towards positive। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, एक पार्टिकल है जो कि मीन पोजिशन से स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, और it is moving towards the positive। as the particle starts from the mean position and it is moving towards the positive, so first of all हम लोग देखते हैं कि we have a general, ठीक है, general expression of displacement is x equal to a sin omega t plus phi। लास्ट लेक्चर में आपने देखा था, ये क्या था, दिस इज द जनरल एक्सप्रेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट का जनरल एक्सप्रेशन था इन SHM, जनरल expression of displacement in SHM, correct? Okay, but now the particle starts from the mean position, so when particle will start from मीन पोजीशन, तो बच्चों मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है कि तो फाई क्या हो जाएगा, आइदर इट विल बी ज़ीरो या फिर वो पाई होगा, करेक्ट, आइदर इट विल बी ज़ीरो और पाई। ठीक है, तो वी आर टेकिंग द ज़ीरो, ठीक, हम लोग ज़ीरो ले लेते हैं, तो फाई इक्वल टू ज़ीरो, तो यहाँ पे ज़ीरो पुट कर लो, सो एक्स इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, ए साइन ओमेगा टी। ठीक है, सो दिस इज एन एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल विच इज़ एग्जीक्यूटिंग SHM एंड मूविंग टुवर्ड्स द पॉजिटिव, एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। अभी आपके पास डिस्प्लेसमेंट है और आपको ये भी पता है कि वो पार्टिकल कहाँ से, मीन पोजीशन से मूव कर रहा है टुवर्ड्स पॉजिटिव। नाउ जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट को डिफ्रेंशिएट करने पे आपको क्या मिलता है, वेलोसिटी। ठीक है, सो आपको वेलोसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, dx/dt। सो यहाँ पे लिख लो ए साइन ओमेगा टी dt। ठीक, एक कॉन्स्टेंट है, ए विल कम आउट। ठीक, साइन ओमेगा टी का डेरिवेटिव इज कॉस ओमेगा टी, और इसमें ओमेगा टी कंपोजिट फंक्शन है तो ओमेगा ऑल्सो कम आउट। ठीक है, सो ये क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपका वेलोसिटी, वेलोसिटी इज़ व्हाट, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। ठीक, ये हो गया। ठीक है, अब वेलोसिटी को व्हेन वी विल डिफरेंशिएट वेलोसिटी, तो हम लोगों को क्या मिलता है, एक्सेलरेशन मिलता है। सो देयरफॉर एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन इज व्हाट, dv/dt। एट अ प्लेस ऑफ v वी विल राइट ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी अपॉन dt। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं ना, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू t। सो ए ओमेगा तो बाहर ही आ जाएगा, सो ए ओमेगा बाहर आ गया, कॉस ओमेगा टी का डेरिवेटिव इज माइनस साइन ओमेगा टी, और उसमें से भी कंपोजिट फंक्शन में क्या है, ओमेगा है, सो ओमेगा भी बाहर आ जाएगा। सो ये बन जाएगा आपका, ठीक है, माइनस को वी विल टेक आउट, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, ये हो जाएगा आपका एक्सेलरेशन, ये हो गया आपका एक्सेलरेशन। ठीक, अब हम लोग टेबुलर फॉर्म में देख लेते हैं। ठीक है, टेबल को देख लेते हैं, तो टेबल से क्या समझ में आएगा, आफ्टर द टेबल वी विल ड्रॉ द ग्राफ। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चों, ये टाइम पीरियड दिया हुआ है, ठीक है, और थीटा के टर्म्स में दिया हुआ है, क्या कितने टाइम पीरियड पे कितना एंगल बनेगा। ठीक है, सो वो हम लोग देखते हैं। सो सबसे पहले देखते हैं कि ये थीटा मतलब होता है ओमेगा टी, याद रखना, थीटा इक्वल टू व्हाट, वो ओमेगा टी, ये जो ओमेगा टी है ये क्या है, दिस इज़ थीटा। ठीक, याद रखना स्टूडेंट्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको हमेशा याद रखना चाहिए, मैं एक मिनट, मैं यहाँ पे प्लॉट करके आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे सामने आपको दिख रहा होगा।
ओके, सो बच्चों ठीक है वो तो देखते हैं ये टेबल देखते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे देखते हैं थीटा, तो थीटा का 0 है टाइम, तो ये भी 0 होगा। t/4 को बच्चों मतलब होता है 90 डिग्री, ठीक है। t/2 हो जाता है 180 डिग्री, ये हो जाता है 270, t मतलब 2 पाई, ठीक है। आपको क्या करना है, पाई/2 ऐड करते जाना है, ठीक। ये हो जाएगा 5 पाई/2, करेक्ट, ऐसे। सो t/4 मतलब होता है 90 डिग्री, ठीक है। अभी मैं ग्राफ प्लॉट करूँगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये t/4 इनका रिलेशन आपको मैं उसमें समझाता हूँ। तो t/4 इज़ पाई/2, t/2 इज़ 90, ठीक है, सॉरी 180, 3t/4 इज़ अगेन पाई/2। देखो आपको दिख रहा होगा t/4 मतलब 90, तो 3t/4 है, तो t/4 के प्लेस पे 90 रख लिया मैंने, और इसके साथ 3 तो लिखना ही है। फिर t है t2 पाई और 5t/4, फिर से t/4 के प्लेस पे पाई/2, ठीक है। पहले आप इतना देख लो, फिर मैं आपको ग्राफ में इसको समझाऊंगा व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन t एंड थीटा। तो इतना आप समझ लो कि t/4 मतलब होता है 90 डिग्री, t/2 मतलब होता है 180 डिग्री, 3t/4 का मतलब होता है 270, 3 पाई/2 मतलब 270 एंड सो ऑन, देख लो, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि व्हेन थीटा इज़ 0 तो आपका ये डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ठीक। यहाँ पे इक्वेशन ऑलरेडी आपके सामने है, इक्वेशन आपके ऑलरेडी सामने है। ओमेगा टी मतलब होता है थीटा, जब आपके पास थीटा 0 होगा तो साइन 0 0 होता है, क्या हो जाएगा, साइन 0 0 होगा तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा, ठीक है। नाउ विल कम टू वेलोसिटी में, ठीक है। थीटा टी, फिर से ये थीटा ही है ना, ओमेगा टी मतलब थीटा है, थीटा क्या है 0 एंड कॉस 0 क्या होता है 1, तो ये बन जाएगा 1, ठीक है। 1 इंटू ए ओमेगा मिल जाएगा, इसका वेलोसिटी क्या मिल गया, ए ओमेगा मिल गया। समझ में आ रहा है बच्चों, ये तीनों इक्वेशन आपके पास है, उसमें ये वैल्यूज़ पुट करना है। फिर से हम लोग थीटा 0 पुट करते हैं एक्सेलरेशन में, थीटा यहाँ पे 0 पुट किया तो आपको पता है साइन 0 क्या होता है, 0 होता है, ये फुल टर्म 0 हो जाएगा तो एक्सेलरेशन विल बी 0, ठीक, ये हो गया। नाउ विल कम टू, हम लोग एंगुलर टर्म्स में बात करते हैं ना, ये टी के टर्म्स में बात नहीं कर रहे हैं, थीटा के टर्म्स में बात कर रहे हैं। सो नाउ विल टेक t/2, अब 90 पुट करते हैं। सो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है ना, डिस्प्लेसमेंट के फॉर्मूले में जब हम लोग यहाँ पे ओमेगा टी के प्लेस पे 90 पुट करेंगे तो साइन 90 1 होता है, ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी 1 हो जाएगा, तो x इक्वल टू क्या मिल जाएगा, a मिल जाएगा। यहाँ पे आते हैं वेलोसिटी में, ठीक है। ओमेगा टी के प्लेस पे 90 पुट करेंगे तो कॉस 90 क्या होता है, 0 होता है, तो यहाँ पे वेलोसिटी 0 हो जाएगा। और यहाँ पे जब आप ओमेगा टी, ठीक है, प्लेस पे 90 पुट करोगे, क्योंकि ओमेगा टी थीटा होता है, बार बार मैं आपको बता रहा हूँ ओमेगा टी ही थीटा है, तो यहाँ पे ओमेगा टी की वैल्यू क्या हो गई है 90, तो साइन 90 1 होता है, तो ये 1 हो जाएगा, तो 1 इंटू एनीथिंग विल बी दैट नंबर ओनली, सो माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, ये हो गया, ठीक। नाउ विल कम टू पाई, ठीक है। तो ऑल्टरनेट, साइन में ऑल्टरनेट होता है ना, साइन 0 0, साइन 91, फिर साइन 180, फिर 0, फिर साइन 270 -1, ऐसा होता है 0 1 0, एवरी 90 वैल्यू के लिए क्या होता है, ऑल्टरनेट होते जाता है, 0 1 0 -1 0 +1 एंड सो ऑन। सो नाउ विल सी, पाई की वैल्यू यहाँ पे रख लेते हैं, थीटा के प्लेस पे पाई, साइन 180 0 होता है तो डिस्प्लेसमेंट फिर से यहाँ पे 0 हो जाएगा। और आपको पता होना चाहिए कॉस 180 जो होता है वो -1 होता है, कॉस 180 इज़ -1, तो यहाँ पे -1 इंटू ए डब्ल्यू मल्टीप्लाई करेंगे तो -AW हो जाएगा। और अगेन यहाँ पे साइन की वैल्यू है, साइन फंक्शन है, सो यहाँ पे ओमेगा टी के प्लेस पे अगर 180 रखोगे तो फुल वैल्यू 0 हो जाएगी, फिर से ही 0 हो जाएगी, ठीक है। तो बेसिकली मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, आपको याद रखना है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट में कैसा हो रहा है, 0 फॉर एवरी 90 के लिए, जैसे मैंने साइन के केस में बताया आपको कि साइन के केस में क्या होता है, फॉर एवरी 90 वैल्यू अल्टरनेट होता है, 0, ठीक है, साइन 0 0, साइन 91, साइन 180 0, साइन 270 -1, साइन 360 0, फिर साइन 450 -1। तो वैसे ही जब आपको 0 A 0 -A 0 +A, वैसे यहाँ अल्टरनेट करो, ए ओमेगा 0 -A ओमेगा 0 फिर प्लस ए ओमेगा फिर 0 0 -A ओमेगा स्क्वायर 0 फिर प्लस ए ओमेगा स्क्वायर फिर 0 फिर -A ओमेगा स्क्वायर। आप वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको ऐसे ही मिलते
जाएगा। ठीक है, इतना पार्ट आपको समझ में आया, इतना आप नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ वी विल सी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफ में देख लेते हैं। एंड मैंने आपको बताया था कि वी विल कंपेयर द टाइम पीरियड एंड थीटा। ठीक है, तो मैंने आपको समझाया था कि T/4 π/2 होता है। कैसे होता है अभी आपको मैं समझा देता हूँ। ठीक है, तो देखो, अगर सबसे पहले उसको समझाने से पहले वी विल सी दैट डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे 3 ग्राफ हैं, फॉर एक्स डिस्प्लेसमेंट के लिए, फॉर वेलोसिटी के लिए एंड फॉर एक्सीलरेशन के लिए। तो आपने ऑब्जर्व किया था कि जो डिस्प्लेसमेंट था फॉर द पार्टिकल विच इज़ परफॉर्मिंग SHM फ्रॉम द मीन पोजिशन टूवर्ड्स द पॉजिटिव, वो आपको मिला था x = a sin ωt। तो यहाँ ωt क्या था, थीटा था। तो थीटा को हम लोग स्टार्ट करेंगे 0 से। तो जब आप थीटा की वैल्यू 0 लोगे मतलब ωt 0, तो साइन 0 0 हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0। तो डिस्प्लेसमेंट 0 मतलब यहाँ से। ठीक है, पहला ये हो गया। ठीक है, अभी वही आपने देखा था, जो ग्राफ प्लॉट किया वही ये देखा है आपने, x 0 आया। ठीक है, फिर 90 पे a आया। सो देखो, मैंने आपको बताया T/4 क्या होता है, 90 होता है। सो ये a है, ये -a है, दिस इज़ प्लस a ओमेगा। देखो, आप हमेशा नोटिस करो, डिस्प्लेसमेंट में आपको क्या मिल रहा है, साइन ωt के साथ a मिल रहा है एम्पलीट्यूड। वेलोसिटी में क्या मिल रहा है, a ओमेगा मिल रहा है। और क्योंकि देखो ये cos ωt की वैल्यू क्या बनने वाली है, ये तो कोई कांस्टेंट नंबर बन जाएगा व्हेन यू विल पुट द वैल्यू। ठीक है, थीटा की वैल्यू पुट करोगे तो साइन ωt या cos ωt कभी 0 बनेगा, कभी 1 बनेगा, कभी -1 बनेगा। ठीक है, तो मेन क्या है उसके साथ AW है, क्योंकि AW कभी 0 की वजह से 0 बन जाएगा, है ना। अगर cos ωt की वैल्यू 1 होती है तो ये +1 हो जाएगा, और cos ωt की वैल्यू माइनस होती है तो वो -a ओमेगा हो जाएगा। इसका मतलब है वेलोसिटी के साथ a ओमेगा मिलेगा। तो वेलोसिटी में a ओमेगा और -a ओमेगा, और एक्सेलरेशन में +a ओमेगा स्क्वायर -a ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो अभी ये वैल्यूज़ को हम लोग देखते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए पूरा दिया हुआ है अपना कि व्हेन थीटा इज़ 0 तो डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, डिस्प्लेसमेंट 0 यहाँ पे होगा। ठीक है, ये मीन पोजीशन है, सबकी ये वाली मीन पोजीशन है। ठीक, सो फॉर डिस्प्लेसमेंट ये 0 है। फिर 90 डिग्री के लिए वो a हो जाएगा, तो 90 डिग्री इधर है, सो a मतलब यहाँ पर। ठीक, फिर अगले 180 डिग्री के लिए वो 0 हो जाएगा। तो 180 डिग्री कहाँ है बच्चों, ये 180 डिग्री पे 0 होने का मतलब है वापस वो कहाँ आ जाएगा, मीन लाइन पे आ जाएगा। ठीक, तो ऐसे जाएगा और फिर मीन पोजीशन पे आ जाएगा 0। ठीक, फिर नेक्स्ट 3π/2 के लिए देखो, 3π/2 मतलब ये लाइन। ठीक है, 99 का गैप है ना, 90 का गैप है, ये 90 फिर 180 फिर 90 ऐड करोगे 270 फिर 90 ऐड करोगे 360 फिर 90 ऐड करोगे 450। तो ठीक है, तो अभी हम लोग ने देखा कि 180 डिग्री के लिए 0 है, और फिर से 270 के लिए -a है। 270 यही लाइन है, -a मतलब ये रहा नीचे। ठीक है, तो मतलब वो फिर ऐसे आ जाएगा। ठीक, फिर अगला देखो आप, 2π मतलब 360, 2π मतलब 360 के लिए फिर से वो 0 है, फिर से वो आ जाएगा मीन पोजीशन पे, ये रहा। ठीक, समझ में आ रहा है। और फिर 5π/2 मतलब होता है 450, 450 के लिए वो फिर से क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, मतलब वापस से वो a की लाइन में आ जाएगा इधर। तो फिर से वो ऐसे ग्राफ हो गया। ठीक, अब यहाँ पे मुझे आपको समझाना क्या है, आपको थीटा और टी का रिलेशन बताना था। अभी आप लोग ध्यान से देखना, टी स्टैंड्स फॉर टाइम पीरियड। ठीक है, टाइम पीरियड मतलब होता है स्टूडेंट्स कि व्हेन पार्टिकल विल कवर 1 ऑसिलेशन, जब पार्टिकल एक ऑसिलेशन परफॉर्म करेगा, सो जो टाइम लगेगा दैट इज़ कॉल्ड टाइम पीरियड। तो आप नोटिस करो, यहाँ पे पार्टिकल, ये ऊपर आधा सर्कल है, नीचे आधा सर्कल है। तो आधा सर्कल हाफ सर्कल मिलके फुल सर्कल होता है। तो जब फुल सर्कल होगा तो कितना डिग्री बनेगा, 360 डिग्री बनेगा, और तब जाके आपका एक टाइम पीरियड कंप्लीट होगा। तो एक टाइम पीरियड में आप बच्चों सोचो, जब एक टाइम पीरियड के अंदर 360 होता है, ठीक है, तो हाफ टाइम पीरियड में कितना हो जाएगा, पाई 180। हाफ टाइम पीरियड में कितना हो जाएगा, 180। ठीक है, क्योंकि एक टाइम पीरियड में एक चक्कर लगाना, एक सर्कल कंप्लीट करना, मतलब 360 डिग्री, मतलब हाफ टाइम पीरियड में मतलब तो ये तो 180 डिग्री हो जाएगा, और 1/4 करेंगे, उसका भी हाफ कर देंगे, तो 90 डिग्री। तो इसका मतलब हो गया, यही तो बात बता रहा था मैं कि 90 विल करेस्पॉन्ड्स टू T/4। तो इसका मतलब है जहाँ 90 है वो T/4 है। तो यहाँ पे एंगल वाइज 90 एडअप होते जाएगा, और टाइम वाइज T/4 T/4 T/4।
ठीक है। तो ये देखा जाए हाफ सर्कल है, ये ऊपर वाला हाफ सर्कल है, ठीक है। हाफ सर्कल के लिए वो 180 है, ठीक है। और क्वार्टर सर्कल के लिए दैट, ठीक है, क्वार्टर सर्कल के लिए T/4, T/4 मतलब 1/4 ऑफ द टाइम पीरियड, मतलब क्वार्टर सर्कल, और क्वार्टर सर्कल के लिए एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री, ठीक है, क्योंकि ये आधा है, आधे का आधा क्या होता है क्वार्टर होता है, ठीक है। सो ये हो गया। नाउ विल कम फॉर वेलोसिटी। अब वेलोसिटी में देखो, वेलोसिटी में आपने देखा कि व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज जीरो डिस्प्लेसमेंट, ठीक, जीरो मतलब डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में नहीं बात कर रहे हैं, व्हेन थीटा इज जीरो, सॉरी, व्हेन थीटा इज जीरो, जब आपका थीटा जीरो, वेलोसिटी में आ जाओ, जब आपका थीटा जीरो है तो आपने देखा ये जीरो है तो cos 0 1 हो जाएगा ए ओमेगा। तो यहाँ पे स्टार्ट कहाँ से होगा, वो एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट होगा, ठीक है, ए ओमेगा। देखो स्टार्ट कहाँ से होगा, तो ये तो जीरो की वैल्यू है ना, जीरो की लाइन है ना, ये लाइन जीरो की है, वो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, यहाँ से हो रहा है, ठीक है। फिर नेक्स्ट 90 पे वो कहाँ जाएगा, जीरो पे जाएगा, मतलब ये बॉर्डर पे आ जाएगा, ये 90 है ना, ये ऐसे आएगा। फिर अगला ऑल्टरनेट माइनस ए ओमेगा, माइनस ए ओमेगा मतलब यहाँ कहीं आएगा, ऐसा नीचे, ठीक। फिर प्लस जीरो मतलब वापस से वो यहाँ आ जाएगा। फिर जीरो नहीं, कहाँ गया, ए ओमेगा ना, हाँ, ए ओमेगा से शुरू हुआ, जीरो आया, माइनस ए ओमेगा, फिर जीरो, फिर प्लस ए ओमेगा ऊपर आ जाएगा, ठीक, यहाँ पे ऐसे होगा, ठीक। फिर क्या आएगा, फिर जीरो पे आएगा, मतलब फिर से वो इधर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया ग्राफ, ऐसा जा रहा है, समझ में आ रहा है बच्चों आपको, ठीक। ए ओमेगा फिर जीरो, ये आ गया जीरो पे इधर वापस से, फिर माइनस ए ओमेगा नीचे, फिर जीरो ऊपर, फिर प्लस ए ओमेगा ऊपर, फिर जीरो, फिर यहाँ पे। और नेक्स्ट वाले के लिए भैया वो कहाँ से शुरू हो रहा है, जीरो से, मतलब यहीं से शुरू हो रहा है, बट वो नेगेटिव माइनस ए ओमेगा स्क्वायर आ रहा है, मतलब नीचे की तरफ जा रहा है, तो यहाँ से वो डायरेक्ट नीचे आ जाएगा इधर माइनस ए ओमेगा स्क्वायर। फिर कहाँ जाएगा, फिर से वो यहाँ पे आ जाएगा मीन पोजीशन वाली लाइन पे, जीरो फॉर एवरी 90, क्योंकि जो चेंजेस है फॉर एवरी 90 के लिए हो रहे हैं। फिर अगला हो जाएगा प्लस ए ओमेगा स्क्वायर, यहाँ ऊपर, ये ऊपर आ जाएगा, ठीक। फिर से जीरो है तो फिर से वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक। फिर से वो माइनस ए ओमेगा स्क्वायर है तो फिर से वो नीचे जाने वाला है यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो गया उसका ग्राफ, ठीक है, समझ में आया आप लोगों को। तब ये ग्राफ से क्या कंक्लूजन मिलता है बच्चों, ग्राफ को ध्यान से देखो, ग्राफ से क्या कंक्लूजन मिलता है। सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ एसएचएम आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ टाइम। तो ये ग्राफ से सबसे पहले आपको समझ में आ रहा है कि सब जगह टाइम पीरियड दिख रहा है, दे आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ टाइम। पीरियोडिक फंक्शन ऑफ टाइम का मतलब क्या हो रहा है, आप नोटिस कर रहे हो, आफ्टर एवरी टाइम इंटरवल ना, फिक्स टाइम इंटरवल के बाद वो क्या करेंगे, रिपीट करेंगे अपने पाथ को। जैसे ये सर्कल यहाँ कंप्लीट हो गया, फिर अगला सर्कल कंप्लीट होगा, फिर अगला सर्कल कंप्लीट होगा, तो जितना टाइम यहाँ पे इतना लगा, आपने नोटिस किया ना, कितना टाइम लगा है, टी लगा है, तो अगला एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में भी टी लगेगा, वो चाहे डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ हो, चाहे वो वेलोसिटी का हो, चाहे वो एक्सेलरेशन का ग्राफ हो, ठीक है। एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए सेम टाइम पीरियड लगेगा। तो इसके लिए यहाँ पे बोला है, क्या बोला है कि ग्राफ से कंक्लूजन से निकलता है कि डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ टाइम। पहला पॉइंट नोट करते रहो आप लोग। दूसरा पॉइंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व एंड एक्सेलरेशन टाइम कर्व आर साइन कर्व्स। यहाँ पे आपने देखा एक्स और ये वाला देखा एक्सेलरेशन, ठीक है। तो यहाँ पे जो पहला वाला ग्राफ है, ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व जो है एंड एक्सेलरेशन टाइम कर्व, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व और एक्सेलरेशन टाइम कर्व जो है दे आर द साइन ग्राफ, ठीक है, दे आर द साइन ग्राफ बोलो या साइन कर्व बोलो, ठीक है। जबकि वेलोसिटी टाइम कर्व जो है, वेलोसिटी टाइम कर्व जो है वो किसका कर्व है, कोसाइन कर्व, वो कोसाइन का फंक्शन है, ठीक है। तो वेलोसिटी टाइम कर्व इज अ कोसाइन कर्व, करेक्ट। ये भी दिखा आपको। साइन और एक्सेलरेशन में के फॉर्मूले में क्या मिल रहा है आपको, सॉरी, डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन के फॉर्मूले में आपको क्या मिल रहा है, साइन मिल रहा है। इसलिए यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व एंड वेलोसिटी एक्सेलरेशन टाइम कर्व इज अ साइन कर्व, जबकि वेलोसिटी टाइम कर्व जो है दैट इज अ कोसाइन कर्व, ठीक। अब अगला आपने देखा जो फेज डिफरेंस है,
ठीक है, फेज डिफरेंस ऑफ π/2 रेडियन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी। तो आपने देखा डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी, करेक्ट, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी के बीच, सॉरी, फेज डिफरेंस ऑफ π/2 रेडियन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी के बीच में फेज डिफरेंस π/2 का है। देखो ये देखो, ये कहाँ से शुरू हो रहा है, ये देखो नोटिस करो, ये कहाँ से शुरू हो रहा है, 0 से शुरू हो रहा है डिस्प्लेसमेंट, और वेलोसिटी कहाँ से शुरू हो रही है, ऊपर से 0, मतलब ये कहाँ से शुरू हो रहा है, 0 वैल्यू से। कॉस कहाँ से शुरू हो रहा है, 0 से शुरू हो रहा है। देखो कॉस, वेलोसिटी 0 से ही शुरू हो जा रहा है, क्योंकि वेलोसिटी में क्या है, कॉस है, ठीक है। तो ये 0 से शुरू हो रहा है, और ये, ठीक है, ये 90 से शुरू हो रहा है। साइन कहाँ से शुरू हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट कहाँ से शुरू हो रहा है, 90 से, क्योंकि यहाँ पे 0 है, जबकि वेलोसिटी कहाँ से शुरू हो रहा है, 0 से, उसकी 0 पे 1 वैल्यू है, और डिस्प्लेसमेंट की 0 पे 0 है। तो इन दोनों के बीच में कितने का गैप है, 90 का गैप है। कितने का गैप है, 90 का गैप है। वैसे ही यहाँ पे चेक करो, वैसे ही वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में जो फेज डिफरेंस है वो भी 90 का है, ठीक है, ठीक है। सो आपको मैंने सिंपली शब्दों में बोलूँ तो डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी के बीच में जो फेज डिफरेंस है 90 का है, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में जो फेज डिफरेंस है वो भी 90 का है। और जब मैं बात करूँगा इस डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन के बीच में, तो 90 का यहाँ जंप, 90 का यहाँ जंप, सीधा 180 का फेज डिफरेंस है। द फेज डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन इज़ 180 डिग्री, ठीक है। सो ये हो गया ग्राफ, आप इसको नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, नाउ विल सी द सेकंड केस। सेकंड केस क्या है कि पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM स्टार्टिंग फ्रॉम पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन। अब जो पार्टिकल है वो परफॉर्म कर रहा है SHM, और वो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, फ्रॉम पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन। पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन से टुवर्ड्स मीन की तरफ आ रहा है, ठीक है। सो सबसे पहले एज अ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम द पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन। सो फिर से सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, वी विल राइट जनरल एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट। जनरल एक्सप्रेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट लिख लेते हैं, ठीक है, जो कि इन SHM, ठीक है, ये परफॉर्म कर रहा है SHM। तो हमको पता है एक्स इक्वल टू क्या होता है, A साइन ओमेगा टी प्लस फाई, ठीक है। जब अभी आपने देखा था ग्राफ में, ठीक है, ग्राफ में आपने देखा था पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन से जब परफॉर्म करता है SHM, तो थीटा उस समय जो फाई होता है वो 90 डिग्री होता है। फाई क्या हो रहा है, व्हेन पार्टिकल, ठीक है, स्टार्ट्स फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है, पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन, तो फाई की वैल्यू हम लोग 90 लेते हैं, ठीक, 90 या 270, बट वी विल स्टार्ट विद द 90, ठीक, 90 ले लेंगे। तो देयरफॉर अब जो डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, अब हम लोग फाई के प्लेस पे π/2 रख लेंगे, तो हो जाएगा साइन ओमेगा टी प्लस π/2, या फिर हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन 90 प्लस थीटा, ठीक है, ओमेगा टी थीटा ही होता है, आपको मैंने बताया। तो 90 प्लस थीटा क्या होता है, साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली A कॉस, ठीक है, ओमेगा टी लिख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे मिल गया डिस्प्लेसमेंट A कॉस ओमेगा टी, ठीक है। सो अब आपको याद रखना है, मैंने बताया भी था, एक बार रिवाइज कर लीजिए, व्हेन द पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन, उस समय आपका डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, A कॉस ओमेगा टी, ठीक, ये मैंने करवाया भी है। नाउ आपको डिस्प्लेसमेंट मिल गया है, आई विल कम फॉर वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या होता है, dx/dt, ठीक। सो d A कॉस ओमेगा टी बाई dt लिख लो आप। सो ये कॉन्स्टेंट बाहर आएगा, कॉस ओमेगा टी का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन ओमेगा टी, और आपको मैंने बताया था यहाँ कंपोजिट फंक्शन क्या है, ओमेगा, तो ओमेगा विल कम, सी हो जाएगा माइनस A ओमेगा साइन ओमेगा टी, ये हो गया आपका वेलोसिटी, ठीक। अब सिमिलरली एक्सेलरेशन, देयरफॉर एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी आपको मिला ही है, तो आपको क्या करना है, माइनस को, ठीक है, माइनस है तो ठीक है लिख लो, कोई बात नहीं, डी माइनस A ओमेगा साइन ओमेगा टी अपॉन डी टी। सो अगेन माइनस A ओमेगा बाहर आ जाएगा, साइन ओमेगा टी क्या होता है, कॉस ओमेगा टी हो जाता है, ठीक है, और फिर से ओमेगा क्या है, कंपोजिट फंक्शन है, तो दिस इज माइनस A ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी।
ये हो गया एक्सेलरेशन। ठीक, फिर से आपके पास डिस्प्लेसमेंट मिल गया है, आपको वेलोसिटी मिल गया है, एक्सेलरेशन मिल गया है। चलते हैं ग्राफ की तरफ। ठीक है, टेबल की तरफ पहले चलेंगे, इसके बाद ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो फिर से यहाँ पे हम लोग देखते हैं, एक्स में आ जाओ। ठीक है, थीटा की वैल्यू 0 ले लो। थीटा की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट करते क्या मिल जाएगा आपको, x इक्वल टू ए मिलेगा। ठीक, यहाँ पे 90 पुट करोगे तो क्या मिलेगा 0, तो x इक्वल टू 0 मिलेगा। देखो आपको कुछ करना नहीं है, मैं आपको शॉर्टकट मैंने ट्रिक बताया कि ऑल्टरनेट करते जाओ। फॉर एवरी वैल्यू यू हैव टू डू ऑल्टरनेट। ठीक, अगर +1 फिर 0 फिर -1 एंड सो ऑन। सो a 0 फिर -a फिर 0 फिर +a फिर 0, कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ क्या करते जाना है आपको, ऑल्टरनेट करते जाना है। नाउ विल कम फॉर वेलोसिटी। वेलोसिटी के लिए देखो sin ओमेगा टी, थीटा की वैल्यू अगर आप 0 लेते हो, यहाँ पे 0 लोगे तो sin 0 0 होता है, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। ठीक है, वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। ठीक, फिर नेक्स्ट 90 डिग्री, sin 90 पे क्या हो जाता है, बस याद रखो sin 90 पे क्या हो जाता है 1 हो जाता है। बट यहाँ पे आप नोटिस करोगे -a ओमेगा है, सो -1 हो जाएगा। सो -1 मतलब -a ओमेगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा -a ओमेगा। समझ में आ रहा है आप लोग को। तो 0 फिर -a ओमेगा, फिर ऑल्टरनेट करो, फिर 0 फिर +a ओमेगा, फिर 0 फिर -a ओमेगा। ठीक है, ये तो मैंने आपको समझाया था, सेम वैसे ही है। ठीक, नाउ विल कम फॉर एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन फिर एक कॉस का फंक्शन है, तो फिर से हम लोग 0 यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो इट विल बिकम 0 मतलब 1, cos 0 1 हो जाएगा। सो एक्स ए इक्वल टू हो जाएगा -a ओमेगा स्क्वायर। तो ये भी कहाँ से स्टार्ट होगा, -a ओमेगा स्क्वायर से, फिर 0 रख लो, फिर +a ओमेगा स्क्वायर, फिर से 0, फिर -a ओमेगा स्क्वायर, फिर से 0। कुछ सोचना ही नहीं, ऑल्टरनेट करते जाओ। ठीक, तो ये हो गया आपके लिए टेबल रेडी है। ठीक, अब ये टेबल रेडी है, अब हम लोग इसका भी एक ग्राफ प्लॉट करते हैं, फिर कंक्लूजन भी निकालते हैं। ठीक, ओके, नाउ अगेन वी विल सी द ग्राफ ऑन द बेसिस ऑफ दिस टेबल। तो अगेन आपके पास फॉर्मूला तो फिर से है, x इक्वल टू a cos ओमेगा टी था। ठीक, ये किस में, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, व्हेन द पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM एंड इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम द एक्सट्रीम पोजिशन। ठीक है, पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजिशन से ये मूव कर रहा है। सो इस डिस्प्लेसमेंट a cos ओमेगा टी है, वेलोसिटी था आपका -a ओमेगा sin ओमेगा टी। ठीक है, और जो एक्सेलरेशन था वो क्या था, -a ओमेगा स्क्वायर cos ओमेगा टी। करेक्ट, ये रहा। सो फिर से देख लेते हैं, सोचना क्या है, देखना है बस। ठीक है, तो थीटा इज 0 तो डिस्प्लेसमेंट a है, थीटा 0 यहाँ पे, तो डिस्प्लेसमेंट आपकी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, a ये +a है, दिस इज़ -a। वेलोसिटी के लिए +a ओमेगा, नेगेटिव की तरफ -a ओमेगा, ये +a ओमेगा स्क्वायर एक्सेलरेशन के लिए, और -a ओमेगा स्क्वायर। तो आप नोटिस करेंगे थीटा 0 है जब, तो यहाँ से मीन पोजीशन पे, ठीक है, मीन पोजीशन से जब, तो मीन पोजीशन पे है देखो, व्हेन थीटा इज 0 है ना, थीटा 0 सॉरी एंगल इन टर्म्स ऑफ थीटा 0 होगा तो पार्टिकल का ये जो है ए मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, यहाँ से ए से स्टार्ट हो रहा है। ठीक, फिर ऑल्टरनेट करो तो ए है फिर 0 आ जाएगा। ठीक है, फॉर 90 डिग्री के लिए वो 0 पे आ जा रहा है, 90 डिग्री के लिए 0 आ रहा है, फिर 180 के लिए -a हो जाएगा। ठीक है, -a मतलब नीचे, ग्राफ कंटिन्यूस करेगा। फिर अगले 270 के लिए वो 0 हो जाएगा, तो 270 के लिए फिर से वो 0 हो जाएगा। ठीक है, 0 हो जाएगा। फिर 2π के लिए फिर से ये हो जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा वापस। फिर 5π/2 के लिए क्या हो जाएगा, फिर से वो 0 हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। इसका मतलब वो ग्राफ ऐसे जा रहा है। ठीक, ऐसे हो गया। सेकेंड वाले में देख लो, वेलोसिटी व्हेन थीटा इज 0, वेलोसिटी यहाँ पे 0 से ही शुरू होगा। ठीक, फिर ऑल्टरनेट करेंगे -a ओमेगा, तो नीचे जाएगा फॉर, क्योंकि हर एक 90 के लिए चेंज हो रहा है, तो बार बार ऊपर देखने की ज़रूरत नहीं है। हर एक 90 के लिए बस ग्राफ प्लॉट करो, -a ओमेगा। सो -a ओमेगा इधर नीचे आ रहा है, फिर अगला यहाँ पे आएगा, फिर अगला यहाँ ऊपर आएगा, फिर अगला यहाँ फिर नीचे आएगा, फिर अगला फिर नीचे चले जाएगा। ठीक, आप देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। ऐसे ग्राफ चले जाएगा, ये उधर आया, ये इधर आया, ऐसे। ठीक, देखो ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, -a ओमेगा स्क्वायर से, मतलब जब थीटा 0 है तो -a ओमेगा स्क्वायर यहीं पे आ गया। फिर ऑल्टरनेट करो, फिर 0 यहाँ पे आएगा, फिर +a ओमेगा स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, फिर से 0 पे यहाँ पे आ जाएगा, फिर -a ओमेगा स्क्वायर नीचे आएगा, फिर से 0, फिर इस पे आ जाएगा। तो इसको आपको ऐसे ले जाना है।
ठीक, वेरी सिंपल इज़ दिस। ग्राफ प्लॉट करने के लिए एग्ज़ाम में आता है, बहुत सिंपल है। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या कंक्लूजन मिलेगा वो तो सेम जैसा पिछले में मिला था वैसे ही आपको यहाँ पे भी सोच लेना है। ठीक है, समझ में आया बच्चों आपको ये सब? इसको नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। So now the next topic is, and this is very important topic, this is the composition of two SHMs, ठीक है, having same period along the same path, ठीक है, दो waves हैं, ठीक है, they are performing SHM simple harmonic motion perform कर रहे हैं, they are along the same path हैं, उनका टाइम पीरियड भी क्या है, सेम है, ठीक है, बट अलग अलग हैं, ठीक है, उनका टाइम पीरियड सेम है, सेम टाइम पीरियड में वन ऑसिलेशन कंप्लीट कर रहे हैं और उनका एम्पलीट्यूड भी अलग अलग है, ठीक है, they are having different amplitude, okay, and different initial phase that we will see. So consider two SHMs having same period, they are moving along the same direction, along the same path. आप बोल सकते हो they are moving along the x-axis, ऐसा आप बोल सकते हो, but they are having different amplitude and initial phase. Initial phase मतलब phi, ठीक है, और amplitude मतलब a. So we will see that कि जो resultant जैसे दो वेव ऐसे ऐसे चल रहे हैं, ठीक, परफॉर्म कर रहे हैं SHMs विथ अलॉन्ग द सेम पाथ, एक ही पाथ में जा रहे हैं, ऐसा आप कंसीडर कर सकते हो। एक पाथ है, ऐसे पाथ जा रहे हैं, ठीक है, तो आप नोटिस कर सकते हो ये एम्पलीट्यूड अलग अलग है, एक का A1 है, दूसरे का ज़्यादा होगा A2 होगा, ठीक है, एम्पलीट्यूड डिफरेंट है, ठीक है, बट आप देख सकते हो उनका जो टाइम पीरियड है, एक सर्कल कंप्लीट यहाँ तक हो रहा है, उसका भी एक दोनों का टाइम पीरियड क्या है, सेम है, ठीक, दोनों का टाइम पीरियड इज़ सेम, बट उनका इनिशियल फेज़ अलग अलग है, ठीक है, एम्पलीट्यूड अलग अलग है। सो नाउ हम देखेंगे कि द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट एट एनी इंस्टेंट, किसी भी इंस्टेंट पे अगर मुझे फाइंड करना है कि व्हाट इज़ द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस्ड बाय दीज टू SHMs, सो क्या होगा, जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट एट दैट पॉइंट एट एनी इंस्टेंट विल बी द वेक्टर सम ऑफ द डिस्प्लेसमेंट बाय दीज टू SHMs। दोनों के डिस्प्लेसमेंट को एड अप कर देंगे तो मुझे रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट एट एनी इंस्टेंट इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू द बोथ SHMs एट एनी इंस्टेंट, ठीक है, तो ऐसा हम लोग कंसीडर करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट वेव का ले लेते, ठीक है, तो पहला इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ टू SHM लिख लेते हैं, इक्वेशन ऑफ टू SHMs, इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ टू SHMs, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ टू SHM। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या लेंगे, x1 ले लेते हैं, ठीक, x1 इक्वल टू क्या होगा, A1 साइन ओमेगा टी प्लस फाई 1 ले लेते हैं, क्योंकि अलग क्या है, इनिशियल फेज अलग है एंड एम्पलीट्यूड अलग है। और दूसरे वाले का ले लेते हैं x2 इक्वल टू A2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई 2, ठीक है, लेट x बी रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट कैसे मिलेगा, मैंने आपको बताया था, इट इज़ अ वेक्टर सम ऑफ बोथ द SHM, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोथ द SHM, ठीक है, तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट एट एनी इंस्टेंट हमको फाइंड करना है, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट एट एनी इंस्टेंट, तो x इक्वल टू x1 प्लस x2, सो x1 क्या है आपके पास, A1 साइन ओमेगा टी प्लस फाई 1 प्लस वो क्या है A2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई 2, ठीक, समझ में आ रहा है। अब हम लोग एक काम करते हैं, अब आपको एक फॉर्मूला पता होगा, साइन A प्लस बी क्या होता है, साइन A प्लस बी होता है साइन A कॉस बी प्लस कॉस A साइन बी। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऐसे रफली समझने के लिए, साइन A प्लस बी क्या होता है, साइन A कॉस बी प्लस कॉस A साइन बी, ठीक, तो सिमिलरली यहाँ पे हम लोग इसको करेंगे, ठीक, वैसे ही। तो सबसे पहले आप लिख लो यहाँ पे A1 बाहर लिख लेना है, ठीक, तो ये इसका फॉर्मूला बना लेना है, तो ये हो जाएगा साइन A के प्लेस पे ओमेगा टी है, साइन A, ये कॉस B, फिर अब कॉस A ओमेगा टी इंटू साइन A, ठीक, ये हो गया इसका फॉर्मूला। अब इसमें भी आ जाते हैं, A2 बाहर आ जाएगा, फिर से साइन A प्लस बी है तो साइन A कॉस B, फिर से कॉस A साइन B, करेक्ट, ये हो गया। नाउ वी हैव टू ओपन द ब्रैकेट, बहुत सिंपल है, आपको सिंपली क्या करना है, ब्रैकेट को ओपन करना है, ठीक है।
तो इन सब में आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि जो A1 है, A2 है, ठीक है, फिर phi1 है, phi2 है, ये सब क्या है, कांस्टेंट है। ये सब क्या है, कांस्टेंट है, सिर्फ ओमेगा टी को छोड़ के। ओमेगा टी क्या है, वो वेरिएबल है, ठीक है। तो अब हम एक काम करते हैं, कांस्टेंट को साथ में लिख लेते हैं, ठीक है। तो अरेंज कर लेते हैं सबसे पहले। नाउ वी विल ओपन द ब्रैकेट। जब आप ब्रैकेट को ओपन करोगे तो ये हो जाएगा A1 साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी कॉस phi1, ठीक। फिर A1 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, ये लिख लेंगे A1 कॉस ओमेगा टी, आराम से करो, कोई जल्दी नहीं है, ठीक। साइन phi1, ठीक। नाउ ओपन द सेकेंड ब्रैकेट, तो हो जाएगा A2 साइन ओमेगा टी कॉस phi2 प्लस A2 कॉस ओमेगा टी साइन phi2, करेक्ट, ठीक। सो अभी मैंने आपको बताया कि A1 A1 हो गया, A2 है, phi1 हो गया, phi2 है, ये सब क्या हैं, कॉन्स्टेंट्स हैं, ठीक। और इसमें सिर्फ ओमेगा टी जो है वो क्या है, वेरिएबल है, ठीक है। ओमेगा टी क्या है, वेरिएबल है। तो वी विल टेक, ठीक है, कॉन्स्टेंट्स को साथ में लिख लेना है। अभी देखो, अभी हम लोग सॉल्व करते हैं। साइन ओमेगा टी कहाँ दिख रहा है आपको, ये देखो बच्चों, क्या करेंगे, इसको साथ में लिखेंगे। क्यों लिखेंगे अभी समझ में आएगा। सो क्या कॉमन है, अभी देखो, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि A1 A2 phi1 phi2 दे आर कॉन्स्टेंट, ओमेगा टी वेरिएबल है, ओमेगा टी वेरिएबल है। तो देखो साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी, तो साइन वाले टर्म्स देखो कहाँ पे हैं और कॉस वाले टर्म्स कहाँ हैं, उनको साथ में लिखना है। तो ये और ये साथ में लिखेंगे। तो देखो यहाँ पे साइन ओमेगा टी कॉमन है, तो वी विल टेक इट आउट। साइन ओमेगा टी बाहर ले लिया, क्या बच जाएगा, A1 कॉस phi1 प्लस A2 कॉस phi2, ठीक। अब इसको ले लो, कॉस ओमेगा टी बाहर ले लो, कॉस ओमेगा टी, ठीक। ये वाला और ये वाला टर्म हो गया, तो यहाँ पे हो जाएगा A1 साइन phi1 प्लस A2 साइन phi2, दिखा आपको, करेक्ट, ठीक है। नाउ अब सिंपली हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पे अब सिंपली एक काम करते हैं, ये जो पूरा पार्ट है ये, और यहाँ पे ये जो पूरा पार्ट है, इसको हम लोग कुछ कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। हम लोग क्यों ऐसा कंसीडर करेंगे, वी कैन कंबाइन देम इन टर्म्स ऑफ अनदर कन्वीनियंट कांस्टेंट। इसको कंबाइन कर लेंगे ताकि इसको हम लोग दूसरे कांस्टेंट टर्म्स के फॉर्म में दिखा दें। सो ऐसा लिखना है, लेट A1 कॉस phi1, ठीक, प्लस ये जो पूरा ब्रैकेट में है प्लस A2 कॉस phi2, ठीक है। ये पूरा बना डालो आप, इसको आपको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। R, क्योंकि देखो A1 A2 क्या है, A1 A2 क्या है, एम्पलीट्यूड है। सो ये R समझ लो वो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है, ठीक है, दोनों को एडअप, क्योंकि दोनों वेव को एडअप हो गए। कॉस फाई इनिशियल फेज है, तो ये रिजल्टेंट फेज बनाने के लिए कॉस डेल्टा बोल लो, ठीक है, ये हो गया। सिमिलरली जब आप ले रहे हो A1 साइन अल्फ़ा 1 प्लस A2 साइन अल्फ़ा 2, तो A1 A2 फिर से R आ जाएगा और phi1 phi2 की जगह साइन डेल्टा, ठीक, समझे इतना पार्ट, करेक्ट, ये लिख लो। तो अब नेक्स्ट पार्ट क्या बनने वाला है, ये साइन है और इस पूरे की जगह आ जाएगा साइन ओमेगा टी, दिख रहा है आपको, प्लस ये आ जाएगा R कॉस डेल्टा, ये हो जाएगा प्लस, ठीक, सॉरी मल्टीपल फॉर्म में ना, प्लस नहीं इनटू के फॉर्म में, साइन और ये पूरा आ जाएगा R कॉस डेल्टा, फिर बीच में प्लस, फिर कॉस ओमेगा टी R साइन डेल्टा, ठीक, ये पार्ट हो जा रहा है। इतना पार्ट समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। तो मैं अभी ये वाले बीच वाले पार्ट को रब कर देता हूँ जो यहाँ पे मैंने लिखा है, ठीक, समझाने के लिए आपको। अब ध्यान से देखो, फिर से क्या हो जाएगा, आप ध्यान से देखो, R जो है वो कांस्टेंट है, एम्पलीट्यूड जो है कांस्टेंट है, तो वी विल टेक इट आउट, R बाहर लिख लो, तो क्या बचेगा, साइन ओमेगा टी और हो जाएगा कॉस डेल्टा, फिर कॉस ओमेगा टी साइन डेल्टा, ठीक, फिर से वही हो गया ना पहले वाली स्टोरी। साइन ए प्लस बी को आपने क्या लिया था, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, फिर से स्प्लिटेड फॉर्म में इसको फिर से वही बना लो, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, तो आप लिख सकते हो साइन
ओमेगा टी प्लस डेल्टा। तो यहाँ पे आर फॉर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड और डेल्टा फॉर रिजल्टेंट फेज, ठीक। क्योंकि आपने क्या किया, अलग क्या था, एम्पलीट्यूड्स अलग थे A1 A2। जब आपने रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट फाइंड किया तो उस रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट में क्या मिलेगा, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मिलेगा, दोनों वेव्स के एम्पलीट्यूड का रिजल्टेंट A1 प्लस A2 का आर मिल जा रहा है, और जो φ1 φ2 फेज था उसका फाइनल क्या मिल जा रहा है, डेल्टा। सो आर साइन, तो ये आपको मिल जाएगा। देयरफॉर ये जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है वो आर एक्स इक्वल टू आर साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा, ठीक है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। दिस इज द इक्वेशन ऑफ SHM ऑफ सेम एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ रहा है, बट ऑफ एम्पलीट्यूड आर एंड इनिशियल फेज डेल्टा। यहाँ पे सेम एंगुलर फ्रीक्वेंसी मतलब सेम पीरियड, ठीक है। सो दिस इज़ द रिजल्टेंट, है ना, SHM है, ठीक है, दो SHMs का, ठीक है। तो ये क्या है, वेयर आर इज़ अ क्या है, इट इज़ अ रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड और डेल्टा इज़ अ रिजल्टेंट फेज। तो इसको आप नोट कर लीजिए बच्चों। ऑलरेडी वी हैव सीन दैट, इसके पहले आपने देखा कि आपके पास था A1 cos φ1, ठीक, प्लस A2 cos φ2, जिसको आपने कंसीडर क्या किया था, R cos डेल्टा, करेक्ट। और दूसरा क्या था आपके पास, A1, ठीक, sin φ1 प्लस A2 sin φ2, ये आपने लिया था R sin डेल्टा, ठीक है। तो आप एक काम करते हैं, वी विल डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। तो आप क्या करोगे, इसको इक्वेशन 1 लिख लो, इसको इक्वेशन 2 लिख लो, करेक्ट। सो सिंपली आपको करना कुछ नहीं है, स्क्वायरिंग, है ना, एंड एडिंग बोथ साइड्स, ठीक, कुछ नहीं, ये पूरा इसका स्क्वायर कर लो, ठीक है। तो इसका भी स्क्वायर होगा, इसका स्क्वायर करोगे तो इसका भी स्क्वायर, ऐड कर लो। तो आपको बनेगा क्या, वो देखो। तो इन दोनों को यहाँ लिख लेते हैं, ये हो जाएगा R cos डेल्टा का स्क्वायर प्लस R sin डेल्टा का स्क्वायर, ठीक। मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपको पता है R कॉमन हो जाएगा, साइन स्क्वायर डेल्टा प्लस कॉस स्क्वायर डेल्टा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो फॉर्मूला तो आपको पता है। और ये पूरे टर्म का स्क्वायर ले लेंगे तो ये हो जाएगा A1 cos φ1 प्लस A2 cos φ2 द होल स्क्वायर प्लस A1 sin φ1 प्लस A2 sin φ2 द होल स्क्वायर, करेक्ट। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, दिस विल बिकम R स्क्वायर cos स्क्वायर डेल्टा R स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल्टा, करेक्ट। अब यहाँ पे A प्लस बी द होल स्क्वायर लगा लेते तो यहाँ हो जाएगा A1 का स्क्वायर cos स्क्वायर φ1, ठीक, प्लस इसको लिख लो A2 का स्क्वायर cos स्क्वायर φ2, करेक्ट, प्लस 2 बीच में भी होता है ना, 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, तो उसके लिए भी लिख लेते हैं 2A1 A2 cos φ1 φ2, ठीक है। तो ये सेकेंड के लिए लिख लो, नीचे ही लिख लेता हूँ इसके नीचे। तो ये हो जाएगा A1 का स्क्वायर साइन स्क्वायर φ1 A2 का स्क्वायर साइन स्क्वायर φ2 प्लस 2A1 A2 साइन φ1 साइन φ2। बहुत सिंपल है, थोड़ा सा लेंदी है लेकिन है बहुत सिंपल, ठीक है। तो यहाँ पे वी विल टेक R स्क्वायर आउट, तो R स्क्वायर बाहर आ जाएगा, तो ब्रैकेट में मिलेगा cos स्क्वायर डेल्टा प्लस साइन स्क्वायर डेल्टा, करेक्ट, जो कि 1 हो जाएगा, आपको पता है। अब एक काम करते हैं, कुछ कॉमन चीज़ें ढूंढते हैं और निकाल लेते हैं उनको, ठीक है। A1 देखो यहाँ पे कांस्टेंट है, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, A1 को स्क्वायर को बाहर लिख लेते हैं, तो रूट में क्या आएगा cos स्क्वायर φ1 प्लस साइन स्क्वायर φ1, जो कि 1 बन जाएगा, ठीक। ये दोनों कांस्टेंट है, तो एक काम करते हैं उसको भी बाहर ले लेते हैं। A2 का स्क्वायर ब्रैकेट में आ जाएगा cos स्क्वायर φ2 प्लस साइन स्क्वायर φ2, ये भी 1 बन जाएगा। और ये बचेगा लास्ट में ये, यहाँ पे कौन कॉमन क्या है, 2A1 A2 ले लेते हैं, ठीक। अब देखते हैं बचेगा क्या, cos φ1 इंटू cos φ2 प्लस साइन φ1 साइन φ2,
2। ठीक, अब देखना मैं एक फॉर्मूला आपको बताता हूँ। सो दिस विल बिकम 1, ये 1 हो जाएगा। सो यहाँ पे आप लिख लोगे आर स्क्वायर, ब्रैकेट में 1 हो रहा है। चलो ठीक है, यहाँ पे आ जाते हैं। ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। सो आपको क्या मिलेगा, यहाँ मिलने वाला है a1 का स्क्वायर, ये 1 हो गया। ये मिलने वाला है a2 का स्क्वायर, ये भी 1 हो गया। ठीक है, अब ये क्या फॉर्मूला बनता है ये भी आप सोचो। आपको पता है कॉस a डॉट कॉस b, अगर बीच में प्लस है, ठीक है, प्लस साइन a डॉट साइन b है, तो फॉर्मूला क्या बनता है मालूम है, क्योंकि कॉस कॉस साथ में, साइन साइन साथ में। ठीक है, जब कॉस कॉस साथ में होता है और साइन साइन साथ में होता है तो यू विल टेक कॉस, ठीक, और a माइनस बी। अगर ये प्लस है, याद रखना, अगर ये प्लस है तो यहाँ माइनस होता है, और अगर यहाँ पे माइनस होता तो ये प्लस हो जाता। सिंस हियर वी हैव प्लस, तो हम लोग डायरेक्टली लिखेंगे माइनस। तो ये फॉर्मूला बनेगा 2a1 a2 cos phi1 माइनस phi2। ठीक, एंगल लेते हैं हम लोग। सो अब देखते हैं डायरेक्टली क्या मिलेगा। देयरफॉर आर स्क्वायर आपको ये मिल गया था, आर स्क्वायर इक्वल टू मिला है a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos phi1 माइनस phi2, ये मिला है। नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट, तो जब आप स्क्वायर रूट लोगे, ठीक, लिख लो चाहिए तो, टेकिंग स्क्वायर रूट, ठीक, सो आपको मिलेगा r इक्वल टू अंडर रूट a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos phi1 माइनस phi2। ठीक, ये हो गया। तो ये हो गया रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। ठीक, ये उसका, ठीक है, डेरिवेशन हो गया। एग्ज़ाम में पूछा जाता है तो मैंने आपके लिए लिख दिया। नाउ आफ्टर दिस वी विल सी सम केसेस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नोट डाउन। ठीक है, सो आपको मिला रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, इसका ये है एक्सप्रेशन अंडर रूट a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस एंड phi1 माइनस phi2 क्या होता है, phi1 क्या था, फेज़ है। ठीक है, एंड एक SHM का फेज़ है phi1, और दूसरे वाला जो वेव है उसका, ठीक है, दूसरा वाला जो SHM है, ठीक है, उसका फेज़ क्या है, phi2। तो phi1 माइनस phi2 क्या हो जाएगा, फेज़ डिफरेंस हो जाएगा। तो केस देख लेते हैं। देखो, व्हेन phi1 माइनस phi2 इज़ 0, ठीक, मतलब फेज़ डिफरेंस इज़ 0, फेज़ डिफरेंस ऑफ 2 SHM इज़ 0। सो क्या करेंगे, देयरफॉर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2, और यहाँ पे आप क्या लिखोगे, cos 0, क्योंकि phi1 माइनस phi2 के प्लेस पे क्या लिखना है, फेज डिफरेंस, मतलब phi1 माइनस phi2 0। और आपको पता है, ठीक है, आपको पता है क्या कि cos 0 क्या होता है, 1। ठीक है, तो यू विल बी गेटिंग a1 का स्क्वायर a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2। तो देखा जाए तो ये फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, सेकंड टर्म का स्क्वायर, 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकंड टर्म। सो दिस विल बिकम a1 प्लस a2 द होल स्क्वायर। ठीक है, सो रूट कैंसिल हो जाएगा, तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा, a1 प्लस a2। ठीक, ये हो गया रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। और अगर सपोज ऐसा होता कि दोनों जो वेव हैं, दो SHM परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, दोनों SHMs, दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है, व्हेन a1 इक्वल टू a2 इक्वल टू a हो जाएगा, सेम हो जाएगा। सो देयरफॉर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड विल बी 2a हो जाएगा। ठीक, तो ये हो गया पहला केस। ठीक, सेकंड केस देखते हैं। सेकंड केस देखते हैं कि जब उनका फेज डिफरेंस 90 डिग्री होगा। ठीक, व्हेन फेज डिफरेंस, ठीक, फेज डिफरेंस मतलब phi1 माइनस phi2 इज़ 90 डिग्री। ठीक, तो फेज डिफरेंस phi1 माइनस phi2 ये हो जाएगा 90 डिग्री। सो फिर से हम लोग उसमें लिख लेते हैं, r इक्वल टू a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2, और यहाँ पे हुआ cos 90, और आपको पता है cos 90 क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, cos 90 0 तो पूरा टर्म 0। तो यहाँ पे रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड विल बी a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर, ये आपने लिख लिया, अंडर रूट a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर। फिर से वही केस है, व्हेन द एम्पलीट्यूड्स आर सेम। फिर से आप लिख सकते हो, व्हेन a1 इक्वल टू है a2 दैट इज़ a, तो क्या हो जाएगा, r विल बी a स्क्वायर, तो ये अंडर रूट हो जाएगा 2a स्क्वायर। ठीक, तो रूट 2a, ठीक, रूट 2a, अदरवाइज यहीं तक रखना है। ठीक, व्हेन एम्पलीट्यूड्स आर सेम। ठीक है, याद रहेगा। ओके, अभी थर्ड केस देख लेते हैं।
व्हेन फेज डिफरेंस है दैट इज़ phi 1 माइनस phi 2 इज़ 180 डिग्री, ठीक है, या फिर पाई। चलो, तो इसका मतलब है फिर से रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 और यहाँ हो जाएगा cos 180 लिख लो या पाई लिख लो, एक ही बात है। और cos 180 आपको पता है होता है -1, तो यहाँ पे आप लिख लोगे a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 और ये हो जाएगा -1, ठीक। सो ये बन जाएगा a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर माइनस 2a1 a2। सो ये बन क्या जाएगा a1 माइनस a2 द होल स्क्वायर, ठीक। सो देयरफॉर रूट से कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर, सो r इक्वल टू क्या हो जाएगा a1 माइनस a2, ठीक। अब यहाँ पे देखना कि जब दोनों वेव्स हैं, ठीक है, दोनों SHMs जो हैं अगर वो सेम होंगे a1 इक्वल टू a2, ठीक, दैट इज इक्वल टू a, सो पुट कर लो। सो r विल बी व्हाट, a माइनस a इक्वल टू 0, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड विल बी 0, ठीक है। सो नाउ नेक्स्ट एक्सप्रेशन फॉर रिजल्टेंट फेज, ठीक, रिजल्टेंट फेज, ठीक, जो डेल्टा है उसके लिए देख लेते हैं रिजल्टेंट फेज के लिए, ठीक है। सो ऑलरेडी वी नो दैट, आपने देखा था कि r साइन डेल्टा क्या था, a1 साइन phi 1 प्लस a2 साइन phi 2, करेक्ट, यही था। और r cos डेल्टा क्या था, a1 cos phi 1 प्लस a2 cos phi 2। ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, कुछ नहीं करना है, सिंपली देखो एक बार आपने डिराइव किया है उसको बार बार यूज़ करना है। सो डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय 2, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय 2, तो आपको लिखना है r साइन डेल्टा अपॉन r कॉस डेल्टा, इसको अपॉन ये लिख लेना है, तो ये हो जाएगा a1 साइन phi 1 प्लस a2 साइन phi 2, फिर नीचे लिखना है a1 cos phi 1 प्लस a2 cos phi 2, करेक्ट। सो r गेट कैंसिल हो गया, तो साइन अपॉन कॉस क्या होता है, ऑलरेडी यू नो दैट tan डेल्टा, तो ये लिख लेंगे tan डेल्टा, करेक्ट, और ये ब्रैकेट आ गया, ठीक। सो अब कुछ करना नहीं है, सीधा हमको क्या पता है, वी नीड डेल्टा, तो पूरा वैल्यूज़ लिख लो, a1 साइन phi 1 प्लस a2 साइन phi 2, a1 cos phi 1 एंड a2 cos phi 2, ठीक। मुझे डेल्टा चाहिए, सो देयरफॉर डेल्टा इधर जाएगा तो tan इनवर्स हो जाएगा, मतलब डेल्टा की वैल्यू चाहिए तो tan वहाँ उस तरफ जाएगा, सो tan इनवर्स हो जाता है। तो tan इनवर्स, ये फुल वैल्यूज़ फिर से लिख लो, ठीक। ये हो गया आपका रिजल्टेंट फेज, ये एक्सप्रेशन हो गया फॉर रिजल्टेंट फेज, ओके। सो नाउ वी विल फाइंड एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल विच इज़ परफॉर्मिंग SHM। तो कंसीडर करें, ठीक है, ऐसे कंसीडर करना है कि एक पार्टिकल है जिसका मास m है विच इज़ परफॉर्मिंग SHM अलॉन्ग द पाथ mn, ठीक है, अबाउट द मीन पोजिशन O, क्योंकि वो कैसा रहेगा, यहाँ से एक बार m पे जाएगा, देन अगेन इट विल रिटर्न बैक टू O, फिर अगेन इट विल गो टू n, सो इट इज़ परफॉर्मिंग SHM अलॉन्ग द पाथ mn और अबाउट मीन पोजिशन O। तो आप यहाँ पे डायरेक्टली क्या लिख, कंसीडर अ पार्टिकल ऑफ मास m, फटाफट लिख देता हूँ मैं, ये आप ओन से भी लिख सकते हैं, कंसीडर अ पार्टिकल ऑफ मास m परफॉर्मिंग SHM along path mn about mean position O, correct। Let at any instant, किसी इंस्टेंट में the particle is at P है, किसी इंस्टेंट पे पार्टिकल है P पर है, at a distance x from O, ठीक है। तो पार्टिकल जब P पे जाएगा तो देखो क्या है, जब वो P पे जाएगा
तो उस पी पॉइंट पे एक रीस्टोरिंग फोर्स एक्ट करेगा, ठीक, जो उसको मीन पोजीशन की तरफ खींचेगा। समझ में आ रहा, आपने देखा था इलास्टिक वाले में। सो इस समय पहले हम लोग देखते हैं कि उस समय अभी वेलोसिटी क्या होगी। सो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल क्या हो जाएगी, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, ठीक, इन एसएचएम। तो वेलोसिटी का जनरल एक्सप्रेशन आपके पास है ही, मैंने बताया था, v इक्वल टू क्या होता है ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये भी है और एक और है, ठीक है, एक और क्या है, v इक्वल टू ए ओमेगा, ठीक है, कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है, दो है, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक। सो दोनों एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी के लिए मैंने दोनों पढ़ाया है, ठीक। सो फिर से समझ लीजिए क्या है, एक पार्टिकल है जिसका मास m है, विच इज़ परफॉर्मिंग SHM अलोंग द पाथ mn, ठीक, अबाउट o, क्योंकि उसको o बीच में पड़ेगा तो उससे होकर ही जाना पड़ेगा, ठीक। फिर अगली चीज़ मैंने बताया कि एट एनी इंस्टेंट पार्टिकल किसी इंस्टेंट पर किसी भी समय पर सपोज p पर पहुंच गया है, विच इज़ एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द मीन पोजिशन, ठीक। सो नाउ वी विल सी द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन SHM। जनरल एक्सप्रेशन मैंने बताया v इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वेयर ए इज़ द एम्पलीट्यूड एंड x क्या होता है, वो कितना डिस्प्लेस हुआ है फ्रॉम द मीन पोजीशन, ठीक है, इतना याद रहेगा। नाउ अब हम लोग देखते हैं कि काइनेटिक एनर्जी, देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी क्या होता है आप लोग को पता ही है, काइनेटिक एनर्जी विल बी हाफ एम वी स्क्वायर, v तो आपके पास सामने पड़ा हुआ है, सो आप लिख लेंगे हाफ एम, v के प्लेस पे लिखेंगे ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सो ये इसका स्क्वायर कर लेना है, क्योंकि हाफ एम v के प्लेस पे देखो क्या है, ये है, तो वो लिख लिया और इसका स्क्वायर कर लिया। सो नेक्स्ट स्टेप में मिलेगा हाफ एम ओमेगा का स्क्वायर, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब वह नेक्स्ट अपने को क्या पता है, आपको पता है वी नो दैट के बाय एम इक्वल टू क्या होता है ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। सो या फिर हम लोग इसको यहाँ भेज देंगे, देयरफॉर के इक्वल टू क्या होता है एम ओमेगा स्क्वायर। के क्या है आपको पता है, के इज़ अ फोर्स कांस्टेंट, ठीक। सो देयरफॉर ये क्या बन जाएगा हाफ, ठीक, हाफ ये एम ओमेगा स्क्वायर के प्लेस पे क्या लिख लेंगे हम लोग, के ब्रैकेट में लिख लेंगे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, गिव इट इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी मिल गया हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये मिला, ठीक है, समझ में आ रहा है, ओके। अभी नेक्स्ट एक्सप्रेशन देखेंगे। सो अब हम लोग देखते हैं कि रीस्टोरिंग फोर्स, ठीक, रीस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग एट P इक्वल टू क्या होगा, F इक्वल टू क्या होता है, स्मॉल f इक्वल टू माइनस के एक्स, रीस्टोरिंग फोर्स, क्योंकि के एक्स क्या है, कितना डिस्प्लेस हुआ है, x हुआ है, ठीक है। रीस्टोरिंग फोर्स क्या होगा, अगर ऑब्जेक्ट पार्टिकल उस तरफ जा रहा है तो रीस्टोरिंग फोर्स टुवर्ड्स द मीन पोजीशन होगा, ठीक है, उसके अगेंस्ट में होगा। रीस्टोरिंग फोर्स एट अ पॉइंट P विल बी F इक्वल टू माइनस के एक्स, ठीक है, ये पार्ट आपको समझ में आया। अच्छा, अब हम लोग समझते हैं कि सपोज पार्टिकल डिस्प्लेस्ड बाय, इसी पॉइंट पे थोड़ा सा और आगे निकल गया पार्टिकल, एकदम थोड़ा, क्योंकि देखो कभी भी क्या होता है, अगर हमको कैलकुलेट करना होता है वर्क डन एट अ पॉइंट P, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग थोड़ा सा और आगे कंसीडर करते हैं, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कंसीडर करते हैं, और स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए हम लोग क्या फाइंड करते हैं वर्क डन, और उसको इंटीग्रेट कर देते हैं, दैट विल बिकम द टोटल वर्क डन फ्रॉम O टू P, क्योंकि देखा जाए O से P जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है उसके लिए वर्क डन फाइंड करना है, लेकिन वो डायरेक्टली ना फाइंड करके हम लोग क्या करते हैं, वी विल टेक अ इनफाइनाइटेसिमल डिस्टेंस के लिए हम लोग क्या फाइंड करते हैं वर्क डन, और उसको इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम O टू P, तो पूरा आपको मतलब क्या मिल जाएगा, इसका वर्क डन मिल जाएगा। सो सपोज पार्टिकल डिस्प्लेस्ड फर्दर, थोड़ा सा और डिस्प्लेस हो गया बाय इनफाइनाइटेसिमल डिस्टेंस, ठीक, दैट इज dx, उसको हम लोग ने फर्दर डिस्प्लेसमेंट कर दिया बाय स्मॉल इनफाइनाइटेसिमल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, अगेंस्ट रीस्टोरिंग फोर्स,
अगेंस्ट रिस्टोरिंग फोर्स, ठीक है, क्योंकि देखो ऑलरेडी वो पी पे आया तो उसको एक रिस्टोरिंग फोर्स इधर खींच रहा है, लेकिन हम लोग ने थोड़ा सा उसको और डिस्प्लेस करा दिया, फिर भी रिस्टोरिंग फोर्स उसको खींच ही रहा होगा, ठीक है, अगेंस्ट रिस्टोरिंग फोर्स, वही वाला स्मॉल एफ, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि अभी इस छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या होगा, वर्क डन, देयरफॉर तो ये छोटा सा वर्क डन होगा इक्वल टू क्या हो जाएगा, वर्क डन क्या होता है, छोटा सा वर्क डन, डी डब्ल्यू लिखा है मैंने, डब्ल्यू नहीं लिखा है, तो छोटा सा वर्क डन। अब इस छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या होगा, वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये मैंने लिखा एफ माइनस डी एक्स। ये माइनस डी एक्स क्यों लिखा, क्यों माइनस डी एक्स लिखा, क्योंकि फिर से अभी आपको पता है दोनों अपोजिट में हैं, ठीक है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, इसके लिए मैंने, ठीक है, क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स इधर है लेकिन आपने डिस्प्लेसमेंट उधर करा है, दैट इज़ वाई वी हैव रिटन माइनस, ठीक। बट आपको एक चीज़ और पता है, ये जो एफ है, एफ ऑलरेडी क्या है, माइनस के एक्स, तो एफ के प्लेस पे ऑलरेडी हम लोग लिखेंगे माइनस के एक्स और अंदर क्या है माइनस डी एक्स, एफ के प्लेस पे मैंने माइनस के एक्स लिखा तो माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा के एक्स डी एक्स, ठीक है, तो ये हो जाएगा स्मॉल वर्क डन, ठीक है, फॉर द स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट टोटल वर्क डन, सो वी विल राइट देयरफॉर टोटल वर्क डन, ये जो टोटल वर्क डन होगा किसके लिए होगा, पूरे के लिए, ठीक है, ऑन द पार्टिकल टू डिस्प्लेस इट, टोटल वर्क डन, पार्टिकल पे टोटल वर्क डन कितना होगा, टू डिस्प्लेस इट फ्रॉम ओ टू पी, जब आप ओ से पी पार्टिकल जा रहा है, ठीक है, सो टोटल वर्क डन उसके ऊपर कितना होगा, सो टोटल वर्क डन के लिए हम लोग क्या करते हैं, वी ऑलवेज इंटीग्रेट, सो टोटल वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, 0 टू पी ले जाना है, ठीक है, और इंटीग्रेशन ऑफ ऑल वर्क डन 0 टू पी। अब आपको पता है 0 टू पी का डिस्टेंस कितना है, 0 से लेकर पी का डिस्टेंस कितना है, x है, तो p के प्लेस पे आप क्या लिख दोगे, x, और ये हो गया 0, ठीक। ओ टू पी, ओ मतलब मीन पोजीशन पे, तो ओ के लिए क्या होगी वैल्यू 0, और पी पे जाना है तो 0 से पी के लिए डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम x हो गया, और डी डब्ल्यू, ठीक है। सो अभी यहाँ पे क्या करना है, 0 टू x, डी डब्ल्यू क्या मिला है आपको, के एक्स डी एक्स मिला है। अभी आपको पता है कांस्टेंट क्या है, k विल कम आउट, 0 टू x लिख लिया और यहाँ पे हो जाएगा x डी एक्स, ठीक। सो नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, आपको पता है इंटीग्रेशन करते वक्त क्या होता है, दिस इज, देखो इंटीग्रेशन जब आप करते हो तो आपको फॉर्मूला बनता है x एन इक्वल डी एक्स इक्वल टू होता है x, पावर में 1 ऐड करना है और जो पावर रहता है उसको नीचे भी लिखना होता है, प्लस एक कांस्टेंट लेना होता है। समझो मैं क्या बोल रहा हूँ, वाइल डूइंग इंटीग्रेशन, सपोज xn है, xn का इंटीग्रेशन क्या होता है, सो जो भी पावर में होता है उसमें +1 ऐड करना होता है, 3 है तो +1 4 हो जाएगा, और वो 4 विल कम एंड डिवाइड टू द, है ना, 4 विल कम एंड डिवाइड द होल पार्ट, ठीक है। सो n+1 ऊपर, n में +1 ऐड किया और वो n+1 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और प्लस c लगाते हैं, वेयर c इज़ द इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो यहाँ पे अभी हम एक काम कर लेते हैं, सो ये 1 है तो 1 ऐड कर लेंगे, ये हो जाएगा x² और 2 को नीचे भी डिवाइड कर लेंगे, ठीक, ये हो जाएगा, और यहाँ पे, ठीक है, ये रेंज होता है 0 टू x तक का रेंज होता है, ठीक है। अब इसके लिए क्या करेंगे, देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इतना पार्ट समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। अभी नेक्स्ट पार्ट के लिए देखो आपको समझा देता हूँ कैसे सॉल्व करते हैं। ये k लिख लिया तो यहाँ पे आ जाएगा आपका वर्क डन इक्वल टू k, तो एक बार x के प्लेस पे x लिख लो, इसको सॉल्व ऐसे करते हैं, एक बार x, ये जो x है एक बार यहाँ पे लिख लो पूरे टर्म में, और एक बार x के प्लेस पे 0 लिख लो, ठीक। जब मैं इंटीग्रेशन आपको सिखाऊंगा तो आपको ये आ जाएगा, ठीक। अभी मैंने स्टार्ट नहीं किया इंटीग्रेशन, तो ये फुल पार्ट विल बिकम 0, तो ये हो गया x²/2, इसका मतलब ये आपको क्या मिला है, हाफ kx² मिला है, ठीक है। गिव इट इक्वेशन नंबर 2। सो यहाँ पे वर्क डन है। अभी आपको पता है वर्क डन क्या होता है, ये वर्क डन का है ना, दिस वर्क डन विल स्टोर एज अ पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। सो ये हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी, करेक्ट, क्योंकि वर्क डन कैसा स्टोर हो जाएगा, इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। सो यहाँ पे हो जाएगा EP, सो दिस इज हाफ kx², ठीक है। अब इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो, दिस वर्क डन विल स्टोर एज अ पोटेंशियल एनर्जी, करेक्ट। तो काइनेटिक एनर्जी आपको क्या मिला, E आपको मिला था हाफ k a² - x², दिस वाज इक्वेशन नंबर 1, एंड नाउ EP पोटेंशियल एनर्जी आपको क्या मिला, हाफ kx², ठीक, ये आपको मिल गया, ठीक है। नाउ वी नीड टोटल एनर्जी,
ठीक है। सो अभी आपको क्या चाहिए, टोटल एनर्जी चाहिए। सो देयरफॉर टोटल एनर्जी क्या होता है, ई के प्लस ई पी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी आपके पास है हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर। सो वी हैव हाफ के कॉमन, वी विल टेक इट आउट, ठीक। यहाँ पे मिलेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये पार्ट कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास मिल जाएगा हाफ के ए का स्क्वायर। सी आपका है टोटल एनर्जी। सो ये दिस इज़ एन एक्सप्रेशन है फॉर फाइंडिंग टोटल एनर्जी, ठीक है। तो के आपको पता है क्या होता है, फिर से सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, एम ओमेगा स्क्वायर ए का स्क्वायर, एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये आपको दे रहा है फिर से काइनेटिक टोटल एनर्जी, ठीक है। समझ में आया आपको। तो ऑलरेडी वी हैव सीन दैट कि टोटल एनर्जी जो होता है वो क्या होता है, हाफ के ई स्क्वायर, ठीक है। के प्लेस पे वी कैन राइट एम ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। सो टोटल एनर्जी इज हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। सो अभी हम लोग केस देखते हैं कि एट अ मीन पोजीशन क्या होगा। मीन पोजीशन में आपको पता है, मैंने ऑलरेडी बताया कि मीन पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट और एक्सीलरेशन ज़ीरो होता है और वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। सो एक्स इज़ ज़ीरो, वेलोसिटी इज़ मैक्सिमम। तो जब हम लोग टोटल एनर्जी फाइंड करने जाएंगे, ठीक है, एनर्जी काइनेटिक प्लस एनर्जी पोटेंशियल, तो पोटेंशियल तो ज़ीरो हो गया और वेलोसिटी मैक्सिमम है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या मिल जाएगा आपको, हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और पोटेंशियल ज़ीरो हो जाएगा। बट यहाँ पे आपको क्या पता है, पोटेंशियल एनर्जी तो कुछ भी नहीं होगा मीन पोजीशन पे, और यहाँ पे आप एक नोटिस करो एक्स ज़ीरो है तो यहाँ पे ज़ीरो लिख लो, तो हाफ के ए स्क्वायर, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ई फॉर टोटल एनर्जी और ये क्या है आपका काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। सो देखोगे कि आप एट मेन पोजीशन एनर्जी इज प्योरली काइनेटिक, ठीक, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो जो एनर्जी मिल रहा है काइनेटिक एनर्जी है, वो पूरा आपको टोटल एनर्जी दे रहा है, पोटेंशियल एनर्जी है ही नहीं, ठीक है। बट अब एक्सट्रीम पोजीशन पे आ जाते हैं, तो अगेन जब एक्सट्रीम पोजीशन पे आप आओगे तो एक्सट्रीम पोजीशन पे आपको पता है डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन मैक्सिमम होता है और वेलोसिटी क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। तो अब यहाँ पे जब हम लोग बात करेंगे टोटल एनर्जी की, दैट इज़ ई। सो टोटल एनर्जी क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। सो आपको पता है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विल बिकम ज़ीरो एट अ एक्सट्रीम पोजीशन, तो काइनेटिक एनर्जी तो कुछ भी नहीं होगा, हाँ, बट पोटेंशियल एनर्जी अब वहाँ क्या मिलने वाला है, हाफ के एक्स स्क्वायर मिलने वाला है, ठीक। बट अब नोटिस करो, तो जो पोटेंशियल अभी आपने डिराइव किया था पोटेंशियल एनर्जी के लिए एक्सप्रेशन, वो था हाफ के एक्स स्क्वायर, बट एक्स के प्लेस पे वी विल सब्स्टिट्यूट प्लस माइनस ए, ठीक है। सो यहाँ पे हो जाएगा हाफ के और ये हो जाएगा प्लस माइनस ए का स्क्वायर, सो दिस विल बिकम हाफ के ए स्क्वायर, ठीक है। अगेन आप नोटिस करोगे काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो हो गया, लेकिन ये जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किसके इक्वल हो गया, टोटल एनर्जी के। इसका मतलब है एट एक्सट्रीम पोजीशन एनर्जी इज प्योरली पोटेंशियल, एक्सट्रीम पोजीशन पे जो टोटल एनर्जी मिलेगी बिकॉज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी विल बी बिकॉज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। और इन बिटवीन क्या हो रहा है, तब इन बिटवीन क्या होगा, एनर्जी फ्लैक्चुएट होगा, ठीक है। एज अ पार्टिकल ऑसिलेट करता है, इसलिए एनर्जी चेंजेस बिटवीन काइनेटिक एंड पोटेंशियल, ठीक, समझ में आ रहा है। सिर्फ एक्सट्रीम और मीन पे आपने देख लिया, बीच में तो दोनों एनर्जी पोजेस करेंगे, ठीक। बीच में अभी आपने इसके पहले डिराइव किया ना, पार्टिकल कहाँ था, एट पोजीशन पी पे था, तो पी पे पोजीशन पे आपके पास काइनेटिक एनर्जी भी थी और उस पोजीशन पे आपके पास पोटेंशियल एनर्जी भी थी। जब आपने दोनों को एडअप किया तो आपको टोटल एनर्जी मिली। इसका मतलब है जब पार्टिकल ऑसिलेट करते रहता है तो इस समय आपको दोनों एनर्जी मिलती है, पोटेंशियल भी और काइनेटिक भी। लेकिन जब वो पार्टिकल मीन पोजीशन पे होगा तो एनर्जी विल बी प्योरली काइनेटिक, और जब पार्टिकल एक्सट्रीम पे होगा तो एनर्जी विल बी प्योरली पोटेंशियल। वी विल सी वन केस, ठीक है। केस देखते हैं, इफ़ काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अगर काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इक्वल है तो क्या होगा। सो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी इज हाफ के एक्स स्क्वायर, के गेट कैंसिल, ठीक। सो नाउ हाफ गेट कैंसिल, सो नाउ वी हैव ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसको यहाँ शिफ्ट कर दो। सो वी हैव 2x स्क्वायर इक्वल टू ए का स्क्वायर, सो देयरफॉर एक्स स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, ए स्क्वायर बाई 2,
टेकिंग स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, प्लस माइनस, ठीक, a/√2, ठीक है, ये हो जाएगा। इसका मतलब अब नोटिस करो, एट x इक्वल टू प्लस माइनस a/√2 a/√2 पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इक्वल हो जाती है, ठीक है। ठीक है, तो अब एक काम करते हैं, एट 2 a/2, तो 2 सब्स्टिट्यूट कर दो। तो जब 2 सब्स्टिट्यूट करोगे तो 2 का स्क्वायर विल बिकम 4। सो ये आपको क्या मिल रहा है, देखो, तो आपको क्या मिलेगा, ये 4 को बाहर ले लो, 4 को बाहर ले लो तो आपको रूट में मिलेगा हाफ के a का स्क्वायर। बट आपको ये पता है ये क्या होता है, हाफ के a स्क्वायर क्या है, ठीक है, टोटल एनर्जी है, ये टोटल एनर्जी है, करेक्ट। सो E/4 हो जाएगा। सो पोटेंशियल एनर्जी विल बी 1/4 ऑफ द, ठीक है, टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी। और टोटल एनर्जी क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, ये समझ में आ रहा है, AE है, पोटेंशियल आपको मिल जाएगा E/4 और काइनेटिक आपको फाइंड करना है तो ये जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा E - E/4, करेक्ट। सो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, 3E/4, काइनेटिक एनर्जी विल बी 3E/4, ठीक है, 3 पार्ट ऑफ 4, ठीक है। सो सिंपल सी चीज़ है। इसका मतलब आप बोल सकते हो कि पोटेंशियल एनर्जी जो होगा, ठीक है, या जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो पोटेंशियल का 3 टाइम्स होगा, ऐसा भी बोल सकते हो।